गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को हिंदी व्याकरण में शब्द के भेद का बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाने वाले हैं, जो कि आपके सभी लेवल की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, तभी पूर्ण रूप से समझ में आएगा। प्रश्नों का उत्तर विकल्पों में दिए गया है, आप विकल्पों में चुनिएगा, समझिएगा और अनुमान लगाइएगा कि किस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो हम प्रश्न संख्या 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ पढ़िए, समझिए और अनुमान लगाइए कि कौन से प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होने वाला है। तो हम प्रश्न संख्या 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए फटाफट हमारे साथ पढ़िए। क्या लिखा गया है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए में है 2, बी में है 4, सी में है 6, डी में है 8। इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना है और अनुमान लगाना है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो चलिए आप लोग फटाफट बताइए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है? इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा बी 4। ठीक, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 होते। अब हम चारों का नाम आप लोग को बताने वाले हैं। अब चारों भेद का नाम आप जान लीजिए। पहला है तत्सम। क्या है? तत्सम। दूसरा क्या है? तद्भव। ठीक, तीसरा क्या है? देशज। ठीक, चौथा क्या है? विदेशज। विदेशज। अब आप अनुमान लगाइए, समझिए प्रश्न क्या कह रहा था कि उत्पत्ति के आधार पर, ध्यान सुनिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आपको आंसर में क्या मिला है? 4। अब चारों का नाम क्या बताया गया? पहला है तत्सम, दूसरा क्या है? तद्भव, तीसरा क्या है? देशज और चौथा क्या है? विदेशज। तो हम बच्चों, हम आशा करते हैं कि प्रश्न संख्या 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं और बताते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग देखिए, क्या लिखा गया है? संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। जिसमें ए में दिया गया है तत्सम, बी में दिया गया तद्भव, सी में दिया गया है देशज और डी में दिया गया है विदेशज। इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। कौन सा शब्द कहलाते हैं? इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा तत्सम। क्या सही है? तत्सम। ठीक, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया? निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसमें ए में दिया गया वाचनालय, बी में दिया गया है समतल, सी में दिया है विद्यालय और डी में दिया है पशु। तो इसमें चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है। इसमें रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा डी, पशु। अब आप सबसे पहले ये जान लीजिए रूढ़ शब्द किसे? रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द की आप परिभाषा जान लीजिए। रूढ़ शब्द जो होते हैं वह जो है किसी अन्य शब्दों, ठीक, किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बनते हैं। ठीक, रूढ़ शब्द किन्हें कहते हैं? रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जो किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बनते हैं।
अगर इनका सार्थक खंड भी नहीं किया जा सकता है। इनका सार्थक खंड भी नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द वह होते हैं जो किसी अन्य शब्द के मेल से नहीं बनते, इनका सार्थक खंड भी नहीं किया जा सकता है। यानी कि रूढ़ शब्द वह होते हैं जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, यदि इनका खंड भी किया जाए तो उसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। तब इसके बाद के प्रश्न को देखिए, आप क्या लिखा गया था, पढ़िए आप। अभी हम बताते हैं आपको तीसरा प्रश्न क्या था। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये था कि निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो आपके सामने क्या उत्तर मिला था, पशु। ठीक, उसका हम परिभाषा बता दिए हैं कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। कि रूढ़ शब्द वह होते हैं जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं, इनका सार्थक खंड भी नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, आप लोग हमारे साथ पढ़िए। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। इसमें ए में दिया है पवित्र, बी में दिया है कुशल, सी में दिया है विनिमय और डी में दिया है जलद। इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान बताइए कि इसमें कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो इसमें आप लोग फटाफट बताइए इसमें कौन सा शब्द योग रूढ़ है। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा जलज। ठीक, अब आप ये जान लीजिए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, उसको हम लिख करके बताते। योग रूढ़ का आप परिभाषा जान लीजिए, क्या लिखेंगे, दो ठीक दो शब्दों के योग से बने, दो शब्दों के योग से बने वह शब्द जो विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर से सुनिए, दो शब्दों के योग से बने वह शब्द जो विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तब आप विकल्प को बताते। अब इसमें देख लीजिए क्या लिखा गया है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर क्या होगा, जलज है, क्योंकि यह दो शब्दों के योग से बना है और कोई विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। जैसे जलज का अर्थ क्या हुआ, कमल। अब इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 आप लोग पढ़िए हमारे साथ, क्या लिखा गया, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। ए में दिया है मलयज, बी में दिया है जलज, सी में दिया है पंकज और डी में दिया है वैभव। तो इन चारों विकल्पों में आपको चुनना है, समझना और अनुमान लगाना है कि रूढ़ शब्द कौन सा है। तो आप लोग फटाफट बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो आप लोग के सामने राइट आंसर होगा वैभव, डी विकल्प सही होने वाला है, क्योंकि यह अपने में रूढ़ है। यदि इसका हम खंड करेंगे तो कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 6 को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो ए में है तत्सम, बी में है तद्भव, सी में है देशज और डी में है विदेशज। तो आप लोग इन चारों विकल्पों में बताइए कि परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में आता है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा ए तत्सम। ठीक, अब इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट शब्द है, क्या लिखा गया है, मजिस्ट्रेट शब्द है। ए में है तत्सम, बी में है तद्भव, सी में है देशज और डी में है विदेशज। इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि मजिस्ट्रेट शब्द में इसमें कौन सा विकल्प सही प्रयुक्त होने वाला है। तो आप लोग बताइए, चुनिए। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा डी विदेशज। ठीक, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, विदेशज यानी कि जो विदेश में
जन्मा हो। इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, हमारे साथ पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है? इसमें ए में है अग्नि, बी में है प्रार्थना, सी में है खेत और डी में है लोटा। इन चारों विकल्पों में आपको चुनकर समझकर अनुमान लगा करके बताना है कि इसमें कौन सा शब्द जो है देशज शब्द है। तो आपके सामने चारों विकल्प दिया गया है। ए में है अग्नि, बी में है प्रार्थना, सी में है खेत और डी में है लोटा। तो आप लोग फटाफट चुन करके समझ करके बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा डी, लोटा। देशज यानी कि जो अपने देश में जन्मा हो। ठीक, इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं, हमारे साथ पढ़िए, क्या लिखा गया है। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए में है रूढ़, बी में है यौगिक, सी में है योग रूढ़, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में आप बताइए कि स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो आप लोग चुन करके समझ करके फटाफट बताइए इसमें कौन सा विकल्प आप लोग के सामने सही होने वाला है। तो इसमें आप लोग बताइए, इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा बी, यौगिक। अब हम प्रश्न संख्या 10 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? यानी कि जो दो शब्दों के योग से बना हो उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। तो ए में है लेखक, बी में है पुस्तक, सी में है विद्यालय और डी में है योगी। इन चारों विकल्पों में आपको चुन करके समझ करके अनुमान लगा करके बताना है कि यौगिक शब्द का कौन सा उदाहरण सही प्रयुक्त होने वाला है। तो आपको हम परिभाषा पहले से ही बता दिए, दो शब्दों के योग से बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर कौन सा सही होने वाला है? सी, विद्यालय। ठीक, अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ के बताते हैं, हमारे साथ पढ़िए, क्या लिखा गया है। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए में है प्रयोगात्मक, बी में है समानार्थक, सी में है अनेकार्थक और डी में है विपरीतार्थक। इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि सूक्ष्म प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा बी, समानार्थक। ठीक, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म अंतर कहलाते हैं। इसके बाद हम 12वां प्रश्न पढ़ते हैं, यौगिक शब्द कौन सा है? ए में है पंकज, बी में है पाठशाला, सी में है दिन और डी में है जलज। इन चारों विकल्पों में आपको चुन करके समझ करके अनुमान लगा करके बताना है कि यौगिक शब्द कौन सा है। तो आप लोग बताइए इसमें सही आंसर कौन सा प्रयुक्त होने वाला है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा बी, पाठशाला। इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ए में है तत्सम, बी में है तद्भव, सी में है देशज और डी में है संकर। तो आप लोग इसमें अनुमान लगाइए कि विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो इसमें आपके सामने ए आंसर होगा तत्सम। इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या इसके बाद को पढ़ते हैं 14वां, क्या लिखा गया है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ए में है पीला, बी में है घुड़सवार, सी में है लंबोदर, डी में है नाक। तो इसमें आपको अनुमान लगा करके बताना है कि योग रूढ़ शब्द कौन से प्रयुक्त होने वाला है। तो आप लोग फटाफट बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला, इसमें सही प्रयुक्त होने वाला कौन सा शब्द है। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा सी, लंबोदर। यानी कि इसमें योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो वह दो शब्दों के योग से बने हो और कोई विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हो। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। यानी कि एक शब्द दूसरा शब्द किसी तीसरे तब शब्द की ओर संकेत कर रहा है। ठीक, इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए में है पड़ोसी, बी में है गोधूम, सी में है बहू और डी में है शहीद। तो इसमें आपको क्या चुनना है? तत्सम शब्द का चयन करना है। तो इसमें आप लोग फटाफट बताइए इसमें कौन सा विकल्प सही प्रयुक्त होने वाला है। इसमें आपके सामने बी विकल्प सही है, गोधूम। गोधूम माने होता है गेहूँ। ठीक, इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ए में है बैंक, बी में है मुँह, सी में है मम्र और डी में है प्रलाप। इन चारों विकल्पों में आप तद्भव शब्द का
चयन कीजिए। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा बी, मुंह। ठीक, अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ करके बताते हैं क्या लिखा गया है। 17वां प्रश्न हमारे साथ पढ़िए। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए। ए में है रूढ़, बी में है यौगिक, सी में है योग रूढ़, डी में है मिश्रित। इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा बी, यौगिक। अब इसके बाद के प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न आप लोग सामने क्या कह रहा है, हमारे साथ पढ़िए। कौन सा शब्द देशज नहीं है? ए में है डिबेरी, बी में है पगड़ी, सी में है डोर और डी में है पुष्कर। इन चारों विकल्पों में आप बताइए कि कौन सा शब्द देशज नहीं है। तो इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा डी, पुष्कर। ठीक, अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़कर बताते हैं क्या लिखा गया है। हमारे साथ पढ़िए। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। तो ए में है तत्सम, बी में है तद्भव, सी में है देशज और डी में है संकर। तो आप इन चारों विकल्पों में चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए। इसमें आपके सामने राइट आंसर होगा सी, देशज। इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं कि वकील किस भाषा का शब्द है। ए में है फारसी, बी में है अरबी, सी में है तुर्की और डी में है पुर्तगाली। तो इन चारों विकल्पों में आप चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि वकील किस भाषा का शब्द है। तो आपके सामने इसमें कौन सा विकल्प सही होने वाला है? तो इसमें आपके सामने बी विकल्प सही है, अरबी। 21वें प्रश्न में देखिए। चाय किस भाषा का शब्द है? ए में है चीनी, बी में है जापानी, सी में है अंग्रेजी और डी में है फ्रेंच। इन चारों विकल्पों में आप चुनिए कि चाय किस भाषा का शब्द है। तो आपके सामने राइट आंसर होगा ए, चीनी। अब इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ करके बताते हैं क्या लिखा गया है। हमारे साथ पढ़िए। लिखा गया है स्टेशन किस भाषा का शब्द है। तो आपके सामने दिया गया है। ए में है फ्रेंच, बी में है अंग्रेजी, सी में है डच, डी में है चीनी। तो आप लोग बताइए कि स्टेशन किस भाषा का शब्द है, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, अंग्रेजी। इसके बाद के प्रश्न को हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। संकर शब्द का अर्थ है, जिसमें 4 विकल्प दिया गया है। अब हमारे साथ पढ़िए। ए में दिया गया है तत्सम शब्द, बी में दिया गया है तद्भव शब्द, सी में दिया गया है विदेशी शब्द और डी में दिया गया है 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो आप इन चारों विकल्पों में चुनिए, समझिए और अनुमान लगाइए कि संकर शब्द का अर्थ कौन सा सही प्रयुक्त होने वाला है। फिर से पढ़िए। ए में है तत्सम शब्द, बी में है तद्भव शब्द, सी में है विदेशी शब्द और डी में 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। इसमें राइट आंसर होगा डी। संकर शब्द का अर्थ क्या है? 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द कहलाता है। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न जो है आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।